नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए 2024 तक दिल्ली दूर है। 2025 में भी अगर दिल्ली दूर हो गई तो समझिए 2030 तक दिल्ली दूर ही रहेगी। मानिए या ना मानिए, दिल्ली देश की सत्ता का सेंटर है। केंद्र में मोदी की सरकार है, लेकिन दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार चला रही है। केजरीवाल की पार्टी चलाती है। दिल्ली में केजरीवाल एक तरफा जीतते हैं। दिल्ली में कोई मुकाबला ही नहीं होता। क्या इस बार भी वैसा ही होगा? इलेक्शन का नया सीजन शुरू हो रहा है, जिसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। असली पिक्चर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। हिंदुस्तान की पावर पैक्ड पॉलिटिक्स का द मोस्ट पावरफुल सेंटर एक ही है। उस सेंटर का नाम नरेंद्र मोदी है। चार जून को बहुत से लोगों ने सोचा था कि मोदी अब कमजोर हो गए। तब भविष्यवाणियां की गई थी कि मोदी 3.0 सरकार 4 महीने भी नहीं चल पाएगी। छह महीने बाद अब लगता है कि अगले 4.5 साल भी ये सरकार हिलने वाली नहीं है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो लोग चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे, वो बताते थे कि मोदी 3.0 सरकार असल में 3N सरकार हो गई है। फर्स्ट N नरेंद्र, 2N यानी नीतीश और नायडू पर डिपेंडेंट है। यह भी कहा गया कि सरकार नीतीश और नायडू की बैसाखी पर टिकी है। ये दोनों नेता कुछ ही दिन में गठबंधन छोड़कर भाग जाएंगे। यह भी अनुमान था कि नीतीश और नायडू सौदेबाजी करेंगे। अगर पूरी अहमियत नहीं मिली तो वो अपनी अपनी बैसाखियां खींच लेंगे। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ मोदी से जुड़े हैं और चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के गठबंधन में जमे हुए हैं। 4 जून के बाद जब सरकार बनने में देरी हो रही थी, तब कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर वैकल्पिक सरकार बनाने की भी कोशिश की थी। अब वो सारे नेता नरेंद्र मोदी के आगे शरणागत हो रहे हैं। शरद पवार अनार किसानों के साथ अनार देने के बहाने नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि पवार के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा जोड़ लगाया कि कोई भी इस गठजोड़ को तोड़ नहीं पा रहा। 1989 से अब तक यानी पिछले 35 साल में केंद्र में गठबंधन की कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी 3.0। गठबंधन की इन तमाम सरकारों में मोदी की यह सरकार सबसे मजबूत दिख रही है। इसके पीछे अगर कोई मैजिक है तो वो नरेंद्र मोदी का मैजिक है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नेता वही जो चुनाव जितवा दे। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा करिश्मा ही यही है। मोदी के साथ जो पावर अटैच है, वो बैक टू बैक चुनाव जीतने का असर है। हरियाणा में मोदी ने वो चुनाव जिताया जिसके बारे में सभी कह रहे थे कि मोदी हरियाणा हार जाएंगे। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हार पर लोग शर्त लगा रहे थे। वहां मोदी ने सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना दिया। लगातार 2 जीत ने मोदी का करिश्मा वापस ला दिया। मोदी के जो विरोधी 4 जून को ताकतवर दिख रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो शांत हो गए।
राहुल गांधी की पूरी कोशिश अब सिर्फ इस बात तक सीमित है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो इक्वेशन बनाया वो किसी तरह से टिका रह जाए। ये सेंट परसेंट 99% नहीं, ये सेंट% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। चाहे जितने भी जोड़ घटाव गुणा भाग कर लें, 2029 तक मोदी का नंबर 293 से नीचे नहीं जा रहा और राहुल गांधी का नंबर 234 से ऊपर नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो वाला डाउट एकदम नहीं है जो 4 जून को पैदा हुआ था। 2019 के मुकाबले 2024 में मोदी को 63 सीटें कम मिली, लेकिन इक्वेशन ऐसा कि सरकार की ताकत 63 सीटें ज्यादा साउंड कर रही है। मोदी देश में हो या विदेश में, उनकी लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं है। मोदी विदेश की धरती पर होते हैं तो भी उन्हें वही सम्मान मिलता है जो उनको प्रचंड बहुमत वाला प्रधानमंत्री होने पर मिलता था। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। बीते 4-5 सालों में ही लाखों साथी यहां खाड़ी देशों में भी आए हैं। ऐसे हर प्रयास के पीछे एक ही लक्ष्य है, भारत के टैलेंट से दुनिया की तरक्की हो और जो बाहर कामकाज के लिए गए हैं उनको हमेशा सहूलियत रहे। आगे 2 चुनाव और होने हैं। 2025 में पहले दिल्ली का चुनाव होगा और फिर बिहार में वोट पड़ेंगे। उससे पहले यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर सनातन पर सबसे बड़ा जुटान होगा। 2025 की शुरुआत में ही प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा। दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पररी टेंट सिटी तैयार कर दी गई है। अखाड़ों का राजसी छावनी प्रवेश आरंभ हो चुका है। महाकुंभ शुरू होने में गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम महंत योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का कैरेक्टर समझने में विरोधी अक्सर गच्चा खा जाते हैं। मोदी को जब अल्पसंख्यक विरोधी बताया जाता है तब लोगों के सामने ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं। कुवैत रवाना होने से पहले मोदी ईसाइयों के क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। क्रिसमस मनाने के बाद मोदी एक मुस्लिम देश की यात्रा पर गए और वहां के मुस्लिम शासकों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। कुवैत से लौटने पर मोदी कैथोलिक बिशप्स के क्रिसमस समारोह में पहुंचे। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहां सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से भी मिलता है। प्रधानमंत्री ये मुनादी कर रहे हैं कि वो सेकुलर सिविल कोड के बारे में सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि उसे लागू करने की इच्छा शक्ति भी रखते हैं। हिंदुस्तान में सबका सम्मान है, लेकिन सबसे आगे झंडा हिंदुत्व का ही रहेगा। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। महाकुंभ की सफलता हिंदुत्व की अगली सीढ़ी होगी। महाकुंभ के जरिए सभी जातियों को जोड़ा जाएगा। महाकुंभ में पिछड़े और दलित हिंदुओं पर फोकस रहेगा। सनातन का एकीकरण महाकुंभ के जरिए पूरा होगा।
मोदी और योगी महाकुंभ को न भूतो न भविष्यति बनाना चाहते हैं। इस बार का महाकुंभ उस लेवल पर हो रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। संत सन्यासी खुश तो महाकुंभ सफल। सनातन के सबसे बड़े आयोजन का पहला टेस्ट सन्यासी लेते हैं। छावनी प्रवेश कर रहे सन्यासियों को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस बार की तैयारियों से अखाड़ों के सन्यासी प्रसन्न हैं। योगी के आदेश पर अखाड़ों को पहले से अधिक जमीन अलॉट की गई है, जहां उनके टेंट लगेंगे। महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाले मुगलिया अल्फाजों को हटा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ गुलामी की निशानियों को मिटाते जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, बल्कि दिल्ली से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक हर हिंदू वोटर महाकुंभ को अपने अंदर फील करता है। वोट डालने से पहले वो सब कुछ सोचता है। महाकुंभ खत्म होते होते दिल्ली में पोलिंग बूथ पर वोटरों की कतार लग जाएगी। दिल्ली में बीजेपी अभी पीछे दिख रही है, केजरीवाल आगे आगे चल रहे हैं। केजरीवाल को मालूम है कि वोट हासिल करने के लिए उनके पास ज्यादा मुद्दे नहीं हैं, इसलिए जो मुद्दे हैं उनको केजरीवाल छोड़ नहीं रहे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और अन्य मंत्रियों को साथ लेकर मैदान में उतर चुके हैं। वो घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं और महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ने 4 रेवड़ी योजनाएं शुरू की हैं। पहली योजना को महिला सम्मान योजना कहा जा रहा है। इसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। दूसरी योजना है संजीवनी योजना, जिसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। तीसरी योजना दलित छात्रों के लिए है। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के तहत दलित छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा। चौथी योजना दिल्ली में ऑटो चलाने वालों के लिए है। इसके तहत बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की मदद और 10 लाख का बीमा पॉलिसी का वादा है। जवाब में बीजेपी ने 10 साल दिल्ली बेहाल के नाम पर केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट लॉन्च की है। दिल्ली के 62 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जहां पिछले चुनाव में आप के विधायक जीते थे, वहां के लिए अलग अलग आरोप पत्र तैयार किए हैं। इनको घर घर पहुंचाने की योजना बनाई गई है।